किसान भाइयों और बहनों, राम राम, नमस्कार। आप सभी को ईद मुबारक, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। किसानवाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के विषय में आप सुनते ही रहते हैं, तो ऐसे ही हमारी कृषि का भी विकास होता जा रहा है, क्योंकि कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पारंपरिक रूप से कृषि में जो फर्टिलाइजर यानी जो उर्वरकों के नियमित उपयोग किए जाते हैं, इसके अलावा जो वैज्ञानिक तरीके से जो उर्वरक हैं और जो भी भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो इसमें जो है लगातार विकास होता जा रहा है। उर्वरकों के नियमित उपयोग करने के साथ साथ पारंपरिक कृषि पद्धतियों का प्रयोग भी आवश्यक है, जैसे जो फसल की वृद्धि, उपज, उत्पादकता और पोषण मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। हरित क्रांति के युग से ही अगर देखा जाए तो आधुनिक कृषि पद्धतियों के विकास में रासायनिक उर्वरकों ने एक महत्वपूर्ण अपरिहार्य जो भूमिका निभाई है। वो मौजूदा जो प्रगति है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी के साथ साथ जो फसल उत्पादन और कृषि पद्धतियों में सुधार अपनी सीमा तक पहुंच गया है। भविष्य में जो अनुमानित आबादी है, इसको पोषण प्रदान करना, इनको अनाज उपलब्ध कराना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित भूमि है। इसलिए सतत कृषि के साथ साथ इसमें उन्नत जो अत्याधुनिक तकनीक जो होती हैं, उनका उपयोग करके स्मार्ट कृषि पद्धतियों का विकास करना और अनुप्रयोग करना भी बेहद आवश्यक हो गया है। किसान भाई और बहनों, हम सब स्मार्टफोन का उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन अब हमको खेती को भी स्मार्ट बनाना है। इसमें उच्च दक्षता और न्यूनतम कमियों वाले नए और नवोन्मेषी उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर के विकास की आवश्यकता है। इसी कड़ी में आपने सुना होगा नैनो उर्वरक यानी कि नैनो फर्टिलाइजर। नैनो उर्वरक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नियंत्रित रूप से रिलीज होते हैं और उसके बाद मिट्टी में धीमी गति से विसरण करते हैं, और उसको सक्षम करने के लिए जो नैनो मटेरियल इसके अंदर है वो उसके भीतर समाहित या लेपित होते हैं। नैनो स्केल उर्वरकों का उपयोग लीचिंग या अपवाह द्वारा पोषक तत्वों की हानि को कम करने, उनके तीव्र क्षरण और वाष्पशीलता को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे पोषक तत्वों की गुणवत्ता और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता, उर्वरता है, इसमें भी वृद्धि होती है और दीर्घकालिक रूप से यानी लंबे समय तक फसल उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। नैनो फर्टिलाइजर या नैनो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग पर्यावरणीय खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। नैनो फर्टिलाइजर बीज अंकुरण, नाइट्रोजन चयापचय जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण है, और साथ ही साथ तनाव सहनशीलता को उत्तेजित करके फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अन्य लाभों के अतिरिक्त इन्हें मिट्टी में अपेक्षाकृत कम मात्रा में डालना पड़ता है, जिससे इनका प्रयोग भी आसान हो जाता है और परिवहन लागत भी बेहद कम हो जाती है। इसके विषय में कुछ जानकारी जो है अभी विशेषज्ञ महोदय ने दी थी, तो आप पिछले कार्यक्रमों को जरूर सुन सकते हैं। आकाशवाणी शहडोल के YouTube चैनल पर आप जाकर सुन सकते हैं। सर्च करें YouTube पर आकाशवाणी शहडोल। नैनो तकनीक में नैनोमीटर पैमाने पर आकार और आकृति को प्रबंधित और नियंत्रित करके उपकरणों का संश्लेषण और अनुप्रयोग इसमें शामिल है। जैसे इसमें नैनो संचरित सामग्रियों को उर्वरकों के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिन्हें स्मार्ट उर्वरक कहा जाता है। नैनो उर्वरकों की संरचना कुशल पोषक तत्व अवशोषण, मृदा उर्वरता बहाली और अति उच्च अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, मृदा विषाक्तता में कमी, अनुपयोग की आवृत्ति में कमी, पौधों के स्वास्थ्य में वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण में कमी को बढ़ावा दे सकती है। ये सब इसके लाभ हैं। नैनो उर्वरकों के प्रकार जानते हैं। बाजार में उपलब्ध नैनो फर्टिलाइजर की विविधता दो मुख्य पहलुओं पर आधारित है: नैनो कण सामग्री और समाहित पोषक तत्व। नैनो यूरिया, इसमें 4% नाइट्रोजन होता है, जो 20 से 50 नैनोमीटर आकार के कणों का होता है। ये 500 मिलीलीटर की बोतल में आता है और एक बोरी पारंपरिक यूरिया के बराबर काम करता है। नैनो डीएपी, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का मिश्रण होता है। 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस जो बीजों के अंकुरण और प्रारंभिक जड़ का विकास है उसको बढ़ावा देता है। नैनोकण सामग्री के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो अकार्बनिक नैनोकण होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक नैनोकण। धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जो होता है, फेरस ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। ये जो पोषक तत्वों के अवशोषण और तनाव सहनशील
घुलनशीलता में सुधार करते हैं। चिकनी मिट्टी जो होती है ये धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ती है और मिट्टी की नमी को नियंत्रित करती है। मेसोपोरस सिलिकेट जो इसमें होता है ये पोषक तत्वों के अधिशोषण के लिए उपलब्ध सतह को बढ़ाता है। अब आते हैं कार्बनिक नैनोकण के विषय में। ऑर्गेनिक नैनोकण के बारे में जानते हैं। ये जैव अपघटनीय पॉलीमर होता है, पॉलीलैक्टोन चिटोसन। ये पोषक तत्वों को अपघटन से बचाता है और जैव अनुकूलता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा नैनो इमल्शन भी होता है, तेल लिपिड इसमें होता है। ये पौधों की कोशिकाओं में पोषक तत्वों की घुलनशीलता और प्रवेश को बेहतर बनाते हैं। डेंड्रीमर्स इसमें इसके अलावा होते हैं। ये पोषक तत्वों को नियंत्रित और सटीक रूप से मुक्त करने में सक्षम होते हैं। इनकैप्सुलेटेड पोषक तत्व के अनुसार अगर देखा जाए तो जो बृहद पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी पोटेशियम। नाइट्रोजन जो है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण और जड़ के निर्माण के लिए मूलभूत तत्व है, जबकि पोटाश या पोटेशियम जो होता है पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण को नियंत्रित करता है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व के ऊपर आते हैं। इसमें बोरान है, ये परागण और फल निर्माण के लिए आवश्यक है। आयरन जो होता है ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये प्रकाश संश्लेषण और कोशिकी श्वसन में शामिल होता है। इसके अलावा जिंक का नाम आपने सुना होगा, जस्ता जिसे कहा जाता है, ये वानस्पतिक वृद्धि और बीज उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मैग्नीज भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो उसके अंतर्गत आता है। ये प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। कॉपर प्रकाश संश्लेषण और कोशिकी श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। मॉलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। जैव उत्तेजक पदार्थ है कुछ जो जैसे इसमें जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं, ये सब आते हैं। जैसे ऑक्सीन ये जड़ों और तनों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि और पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग को उत्तेजित करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और पत्ती के विकास को नियंत्रित करता है। अब इसके लाभ क्या हैं कृषि पद्धतियों में इसको अगर अपनाया जाए नैनो उर्वरकों को तो क्या लाभ मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। कणों का आकार जो होता है, नैनो कणों का आकार आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, जिससे कि वे पौधे की कोशिकाओं में अधिक कुशलता से आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उनका जो आकार होता है, साइज होता है, वो काफी छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाते हैं। हमारे पास 600 नैनोमीटर तक के बड़े आकार के नैनोकण भी उपलब्ध हैं और ये कोशिका झिल्ली को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ज्यादा दक्ष होते हैं, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, अधिक दक्षता के साथ काम करते हैं। पोषक तत्वों को नैनोकणों में समाहित करने से पौधों के द्वारा उनके उपयोग की दक्षता में सुधार होता है, जिससे आवश्यक उर्वरता की खुराक को कम किया जा सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। पोषक तत्वों का संरक्षण जो है भी होता है। नैनोकण पोषक तत्वों को सूर्य के प्रकाश, तापमान और आर्द्रता जैसे पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होने वाले क्षरण से बचाते हैं, जिससे उनकी स्थिरता और पौधों के लिए जो उनकी उपलब्धता है वो सुनिश्चित होती है। उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। पौधों के द्वारा पोषक तत्वों का कुशल उपयोग फसल की वृद्धि और उपज में वृद्धि करता है। उर्वरकों का कम उपयोग होता है, बहुत कम उर्वरकों की मात्रा लगती है, इसलिए खर्च भी कम होता है। पोषक तत्वों के नियंत्रित रिलीज से बार बार उर्वरक डालने की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे लागत और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। हमारा उर्वरक जो है वेस्ट भी नहीं होता, उसकी क्षति भी नहीं होती, जो पानी में बह के जो है चला जाता है, ऐसा नैनो उर्वरकों के साथ बहुत ही कम होता है और धीरे धीरे जो है वो मिट्टी में मिलते जाते हैं। मिट्टी की सेहत में सुधार होता है। पोषक तत्वों के रिसाव में जो कमी होती है उसके कारण मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पोषक तत्वों के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ नैनो उर्वरकों को अधिक टिकाऊ, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल कृषि के एक प्रमुख उपकरणों के रूप में स्थापित किया गया है, माना जा रहा है। तो आप भी जो है आधुनिक कृषि को अपनाते हुए विकसित कृषि की ओर बढ़िए और जैसे जैसे जो परिवर्तन होते जा रहे हैं उसको भी आप अपनाते जाइए और परिवर्तन के साथ चलते जाइए और विकसित कृषि को अपनाकर विकसित भारत बनाने में अपना भी योगदान दीजिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का ही हमरे कैसे राम राम भैया। देखा आज हम अपने बीच एक भैया का लाए हैं। भैया राम राम। राम राम। कैसा है अपना? हाँ ठीक है। कहाँ से आए हैं अपना? हम मुझे ग्राम देवगुमर से आए हैं। अच्छा। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे है। हाँ। क्या नाम आया अपना के? मोहम्मद यूनुस खान है। यूनुस भैया अपना यहाँ हमारे स्टूडियो में आए हैं ता लगत है कि बड़ा लंबा अनुभव है अपना के। लगत है बड़ा सुंदर सा बगीचा हम गए हैं अपना के बगीचा। तो क्या लगाए हैं अपना बगीचा में? बगीचा में हमार 4 यूनिट का कर रहे हैं। पहला है खेती, दूसरा है पेड़ पौधों का हार्टिकल्चर, अच्छा, तीसरा सब्जी भाजी का है और चौथा है मछली पालन का। क्या बात है। तो कई तरह के काम कर रहे हैं अपना, ये बड़ी अच्छी बात है भैया। देखा लगत है मानसून पहले आ गया है, थोड़ी पानी कितना बरसत है या नौतपा चलत है तो लगा नहीं कि नौतपा चल रहा है। जी हाँ बरसाते जैसे बरसात कस लगा थे। अब यह समय जो होते है ये मछली पालन का बढ़िया समय होते, कहा से कि ये जब पानी आई वो भर जाई हमरे तलवा माही। तलवा में पानी भरे के लाने और कौन मेर से अगर हमारे नए पंच हैं जो हमारे नए नए किसान आई जो सोचते हैं कि हम बच्चे ये बार मछली पालन करी, तो शुरू से बताइए अपना कि कितना जमीन होए के चाहिए, कितना गहर होए के चाहिए, कितना पानी होए के चाहिए। नहीं बहुत अच्छा प्रश्न अपना कहे हैं। अब कहा है किसान मछली किसान जो हैं ये जो है पानी जल्दी आ गया बरसात में है नहीं, तो अब मछली पालने के समय भी आएगा है तो अखर तैयारी करने का किसान का जरूरी है ना। यह मछली पालन जो खेती करत है उसके साथ जो आय बढ़ाने के लाने बहुत किसान भाई हमारे जौन है तो मछली पालत है। तो मछली पालने का लाने का हम ही सावधानी बरते चाहिए है ना। तो वह हिसाब से और का सामान हम ही लगी वो का इकट्ठा कर ली, तैयारी कर ली ताकि हम समय में मछली की बीज डाली है ना और उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा ले। तो एक बात अपना कटो कब बीच में या कहब कि पूंजी कितना लगाई या सबसे जरूरी यह कहा है हम 1 एकड़ तालाब के हिसाब में बता रहे हैं और जौन किसान के पास ज्यादा है 2 एकड़ का मान ला तालाब है तो वो आखिर 2 न कर ले तो पहला 1 एकड़ के हिसाब में हम बता रहे हैं तो वो का गठियाए लें और वह मेरे से काम करें तो नहीं बहुत ज्यादा आमदनी हो। कहा है कि पहले 1 एकड़ के लाने 1 टाली गोबर मंगाए लें है ना। गोबर इकट्ठा तालाब के पास ला के रख ले है नहीं और 2 बोरी चूना ले आवे है ना और 1 बोरी सुपर फास्फेट ले आवे है ना। या सुपर फास्फेट मिल जाते हैं? हाँ बिल्कुल मिल जाता है। 400-500 रुपया में 1 बोरी मिल जाता है और यूरिया ले आवे 1 बोरिया 280 रुपया में मिल जाता है। अच्छा। है नहीं और पोटास ले लें 10 किलो है अच्छा। ना। तो रुकी मैं लिख ले सोचा। हाँ लिख ले। चलिए फिर से बताइए अपना। एक बार और बताइए। कहा है गोबर 1 टाली गोबर ले ले है ना और ला के तालाब के मेड़े के पास रख ले है ना और दूसर 2 बोरी चूना ले ले अच्छा। है नहीं और 1 बोरी सुपर फास्फेट ले ले। गंज के पास यहाँ मिल जाता है, बड़ा वहाँ सरकारी दुकान खुले है ना और जाए तो आराम से आसानी से मिल जाता आसानी से है नहीं। और यहाँ मेरे से वह ले ले यूरिया ले ले 1 बोरिया वही मिल जाता है और पोटासो ले ले म्यूरेट ऑफ पोटास ले ले तो या पोटास ले ले 10 किलो यूरिया 1 बोरिया ले ले है ना। इतना ला के सामान अपन रख ले तो यह तो हो गया भैया सामग्री। और एक बाद अब तलवा के तरफ ही चला जाए कितना खुदाई की जाए। ठीक बहुत अच्छा प्रश्न करे या किसान भाई नहीं समझ पावे खुदाए पड़े हैं गहिर कर लें बहुत गहिर तो उतना गहिर हो 8 फीट से ज्यादा गहराई न हो। 8 फीट पानी जो सूर्य के प्रकाश है हमारे सूर्य देव के वो 8 फुट तक जात है और वो के बाद नहीं ज्यादा गहरा हो गए तो वो हमें
एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, हाँ, तो वह जो उन क्रिया होती सूर्य के प्रकाश से वो हमें ऑक्सीजन बनत है। अब देखी कौनो जीव को पाले के लाने वही का जरूरत पड़ा, तो मछली को पाले के लाने 3 चीज की जरूरत पड़त है। हाँ। पहला का है वही हवा चाहिए, हाँ। है ना, दूसर भोजन चाहिए, और तीसर वो जौन अगर रोग वेद हो ही गए तो आखिर उपचार चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन जब ज्यादा गहरा न करब तो हमार जौन है चूना डाली थे और यह सूर्य के प्रकाश से वो हमें जौन क्रिया होती उसमें ऑक्सीजन बनत है। तो ऑक्सीजन उन्हीं मिला मछली का तो बिल्कुल फुर्ती हो जाती। हाँ। और अगर मान ली हवा नहीं मिले तो फिर मरे लागत सुस्त हो जाती, है नहीं, हाँ, हाँ। हो जात। फिर दूसर का है कि हम वही फिर खानो पीना देवे वही, है ना भाई, जीव आए चला थी तो अब वोखर का कील जाए कि सबसे पहले अगर हम पहले से वो तालाब में पाल रहे हैं तब तो अपन डायरेक्ट हमें गोबर के खाद का फैलाए दी एक आधा टाली हमार बचा रहा है ना, और एक बोरी चूना चारों तरफ बिखेर दी, है ना। हाँ, तो हाँ। यह जब चूना यह बिखेर दी है तो हमें कहा है गोबर और या चूना और दूसरा सूर्य के प्रकाश से हमारे वहां में ऑक्सीजन बना था। हाँ। ऑक्सीजन के साथ साथ प्लंगटानो बना था। प्लंगटान वह चीज है जो मछली के भोजन होता है। अच्छा। तो हम ही हवो मिला और मछली के भोजनो मिला, है नहीं। वो भोजन का देखे के लाने कांच के एक ठो वो परख नली है ना, हाँ। ले और वो हमें पानी के भर के देखे, अच्छा। है ना, थोड़ी से आधा माहे भर ले नली हाँ। में और देखे तो हमें ऐसे पानी नीचे हिली सफेद। अच्छा। तो वह जौन वो कीड़ा प्लंगटान है वह ओखर भोजन है नहीं। अच्छा, तो अच्छा। ओखर भोजनो मिला और हवा मिला वही, है ना। हाँ, तो अब ये खे वाले जब खाना पीना सही मिल रहा तो रोग व्याधि के कौनो प्रश्न नहीं आए, उनका बढ़वार अच्छे होई। है हाँ। तो बढ़वार और ये खे बाद में जब हम ये चूना और ये गोबर डाल दिहन देखे बाद हमार 3-4 फीट पानी आ गए, 3 फीट, तो हमें हम मछली डाली, है ना, बच्चा। तो 1 एकड़ में 2000 बच्चा डाले है और अच्छा। 3 तरह के वह मछली डाले होए है। के चाही। पहला कतला, हाँ। दूसर रेहू, तीसर मिर्गल। अच्छा। अब यह है जब 3 तरह के और 1 एकड़ में 2000 बच्चा पड़े चाहिए। अब प्रश्न यह उठत कि कतला कितना डाली, रोहू कितना डाली, हाँ। है नहीं, और मिर्गल कितना डाली। तो यह आखिर अनुपात यह है कि 100 बच्चा में 40 बच्चा कतला के रहा है नहीं, और 30 बच्चा रेहू के रहा है, अच्छा। और 30 बच्चा मिर्गल के रहा है। यह तीनों के यह मेरा अनुपात यह हो। दूसरा जब हम बच्चा छोड़ी हमें तो छोट बच्चा न छोड़ी वही फ्राई कहा थे, छोट होता हुआ वही नहीं, कम से कम फिंगर अंगुली बराबर बच्चा हो। अच्छा। 1 किलो में कम से कम 60-70 बच्चा यहाँ में, तो उनके पास इतना स्फूर्ति रही कि वही दूसर जो तलबा माहे कीट वेद है वह वही न खाए पाई, वो सुरक्षित रही हमार। तो छोट रही, कमजोर रही तो कमजोर रही, मरो जाई हुआ, है नहीं। तो यह हिसाब से बड़ा बच्चा डाली हम। अब जब बच्चा वो में डाल दिया हम तो अब एक बाद माहे हम वही का करी कि हम अब वही खानो देव जरूरी है भाई, भोजन न दे भाई, जितना भोजन रहा वो तो खाए रहा है। फिर जब अब कम होई ना अगर न डाला तो खत्म हो जाई। तो वही ऐसा करा जाए कि 3 ठे बांस 4-4 फीट के ले और 3 ऊपर बांध दे, तीनों का है नहीं। अच्छा। और 4 जगह और वही ऐसे खड़ा कर दे, है नहीं। तो पानी में गाड़े के न पड़ी, 3 ठो जब रही सपोर्ट तो खड़ा रही हुआ, है नहीं सपोर्ट। फिर एक बाद का करे 4 ठो प्लास्टिक की बोरी ले। अच्छा। और लोहा के वो ले राड, और वही गरम करके यह तरफ से बोरिया का छेद है कि वह तरफ निकल जाए। तो 10 छेद पहले करे तो 20 हो जाये वो तरफ बाहर। अब हमें अब वोखर हम खुराक दी। अब खुराक खिलाने का है कि कोढ़ा जो किसान भाई के यहाँ धान दरावत है उन्हीं खरीदाऊ को न पड़ी, वो कोढ़ा का है वो हमें, और दूसर खरी या काहे की खरी। एक बार फिर रोका, कोढ़ा का है कोढ़ा, कना समझ कना है नहीं, वही कोढ़ा खाते कना जब दराऊ थे। धान के वो कोढ़ा हो गए। और राई के खरी ले तो
ये मान ली एक बोरा कोढ़ा करत है तो 25 किलो राई की खरी वो हमें मिलाए दे, है नहीं, वही मिलाए के महीना भर के खुराक हम बताए रहे हैं। एक बोरा माहे और या 25 किलो या खरी, और एक तो आवत है बाजार में है एग्रीमीन, है ना, मेडिकल में मिल जाता है। अच्छा। जानवरों का खिबावत है सानी भूसी मिलाए के, तो ये हम मिलाए के और धर ले, और फिर बोरी माहे वही का करे कि भरे से पहले 24 घंटा तालाब में डुबाए दे बोरी। अच्छा, भर के बिना छेद वाली बोरी माहे, है ना, भर के फिर दूसरे दिन वो बोरी में भर दे, है ना, और चारों जगह जो हम बनाए हैं बांस के, चारों बोरी माहे भर गए वह। अब जौन मछली है तो वह आई तो छेद से जो है ना वो का गंध मिल जाई हमार भोजन, या मछली पहचान ले हमार भोजन। जौन तिकोना आए उखर, हाँ, वो छुअत रही पानी से। हाँ, केवल 1 फुट पानी से वह रही और बोरी जमीन से ऊपर रही। जो पानी तालाब के अंदर बोरी डाल रहे हैं ना, जैसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, अंदर है बोरी? हाँ, बोरी तो छेद से नोच नोच खाई। हाँ, तो 1 फीट पानी के भीतर डूबा रहा है और बाकी तल तक न जाई हुआ, है नहीं, समझ गए। अब वो मछली का गंध मिल जाई हमार भोजन कहाँ वो पहचान ले, है ना, तालाब में घूमत रहा तो वह आए वो छेद से खाई, तो आखिर भोजन जौन है खराब न हुई। अगर हम तालाब में ऐसे बिखेरब तो कुछ कीचड़ में दब गए, कुछ ऊपर हो गए, कुछ तो हाँ, और वो हमें से अपने हिसाब से कहिए। और जब बोरी के खाना खत्म हो गए तो बोरी अपने आप ऊपर आ जाई, तो हाँ फिर भर दे। दूसर हम यह जौन भोजन दे रहे हैं तो भोजन से हम मछली के बाढ़ों का जान ले। वो कैसे जान ले? 2% बॉडी वेट जौन हो तो मछली के, तो 2% भोजन हुआ करत ही। तो मान ले हमार वह 10 किलो वह गए, है ना, खुराक हम डाले न एक दिन में 10 किलो, तो 10 के 2% माने निकाल लिया तो मछली के बेटो हम ही मालूम हो कि कमाल मछली कितना बड़ी है ना, तो भोजन। और यह मेरे से हम ये दे जाई, तो जौन हम यह बताए कि पहले गोबर, चूना, सुपर फास्फेट, यूरिया, पोटास, है ना, ये आखिर खर्चा जौन है 10 महीने तक खुराक देख है, ये आखिर खर्चा लगभग 6000 रुपया होता है ना। अच्छा, हाँ, यह तो बजट में हो, बजट में है 6000। बहुत किसानन के पास कोढ़ा भी होता है, कुछ राई वही बोइन तो खरी भी मिल जाता है नहीं। दूसरा अगर मकाई है तो मकाइयों का उपयोग आटा करके डाल सकते है ना, तो यह हो गए। और जौन हम ओकर 10 महीने तक वो डाल रहे हैं खाना खुराक, तो 30-40 हजार के अंदर 10 महीना में है खर्चा आवत है। अच्छा। तो हमार जौन मछली के बाढ़ है तो हम 2000 छोड़े हैं, तो वह समझ ली 10-11 महीना में लगभग 1 किलो की साइज हो जाता है। अच्छा। तो हम वही 20 क्विंटल न लगा के हम 10 क्विंटल लगाई थे कि भाई कुछ खराब भा, कुछ या भा वह भा। अब यहाँ 200 रुपया किलो बिकत है, हम 150 रुपया लगाई थे। अच्छा, है नहीं, तो 10 कुंटल के 1.5 लाख रुपया हो गए, तो हम 50,000 रुपया खर्चा निकाल दिहन, है नहीं। 6,000 वो खर्च जो खवाए चूल्हा उल्हा या, और 40,000 वो लगा दिहन जो कना कोढ़ा खली उली डाली थे, है ना। तो यह मेरे से हम ही 50,000 निकाल दिहन 1.5 लाख में, तो 1 लाख हम ही बच गए। अब 1 एकड़ जमीन में ऐसा कौनो फसल नहीं आए कि हम ही 1 लाख रुपया साल भर में मिल जाए। तो किसान भाई इनका मछली जो पालक हैं तो इन बातन का है ध्यान रख के जो करें तो उनके आय में वृद्धि हुई, बहुत बढ़िया, दुगना का 10 गुना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तो 10 गुना ये हम 1 एकड़ क्या बताए रहे हैं, है ना। और उन्हीं वो हमें 2-4 लोगन का रोजगारो दे सकत है भाई, जे को खरीदी वो बेची, जैसे मछली निकल बन है वो रोजगार मिली, है नहीं। तो यह हिसाब से मछली पालन जौन खेती के विधा है 3-4 विधा, तो यहाँ में मछली वाला में बहुते फायदा है, समझ ली। तो हम किसान भाई का कहवे कि मछली वाला है यही करे। और अच्छा, कोनो परिश्रम नहीं है, बिल्कुल कोनो परिश्रम नहीं, ये के साथ साथ दूसरों काम कर सकते हैं अपन। अच्छा। यह हासिल में उन्हीं मिली।
यह होते कबू कबू कि चरा तो ले जाते और नहीं तो तालाब के भाई चौकीदारी जैसे जो खेत बाड़ी है ना तो हमें घरों दुआर न उनकर होई है नहीं तो घरों दुआर और अगर नहीं आए तो जब हम ही इतना पैसा मिल रहा तो मड़ैया उड़ैया बनाए ले मेड़ माहे और रात के हुए सो में है नहीं तो हमें भाई हमें पैसा तो वहाँ मिलेगा हमें बिल्कुल। अब तो एक ठे बात और पूछे हाँ, जैसे अपना कहें कि छोट बच्चा न डारी हाँ छोट बच्चा न वो हमें कहा है मरे के चांस ज्यादा कबहू का हो तो पूरा का पूरा बच्चा मरी जाते हैं। हाँ होत का है भैया कि मान ले अब हम मिलत तो छोटा बीज है तो बड़ा कहाँ मिली हम बड़ो मिलत का है कि हम हमारे यहाँ जो हम मछली पाली थे तो हम बच्चों बेची थे। अच्छा, समझ गए 500 रुपया किलो और हमार जो पता है तो या आकाशवाणी से पाली रोड में 1 किलोमीटर में हमार है घर दुआर बिल्कुल पास में है ना। और फिर अगर वही दूर के हैं आदमी तो छोट बच्चा मिलत है तो का करे 10 बाई 10 के 2.5-3 फीट गड्ढा खोद ले और हमें पानी भर ले और खली और कोढ़ा होकर और आटा वही दब दे 1 महीना भर में बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर वहां में से रेहू और या कतला और मिर्गल का बेराए ले और बेराए के गिनती करके तलबा में डाल दे। ये हमें कौन ज्यादा परेशानी नहीं आए। बिल्कुल सही। या तो अपना खरीद ले और नहीं खरीद पाए तो खुद बना ले छोट बच्चा से थोड़ी बच्चा बड़ा। बहुत बढ़िया बताए ना अपना तो जानकारी बड़ा बढ़िया रही भैया। तो देखा हमारे किसान भाई सुनत हुई हैं तो देखा जौन यह एक अतिरिक्त आय का साधन है और बिल्कुल समझ खेती अपन करत रही लगे रही। दूसर बात एक सलाह हम किसानन भाई का औ दे जौन मछली पाले वाले अगर उनकर जैसे जमीन है कुछ ज्यादा है तो अपने जमीन के बीच में पोखरा बनाए लें। वो खिलाने सरकारों कुछ मदद अनुदान देती है ना तो पोखरा बना ले बीच में तो जौन अगल बगल खेती करी है तो वह में से जौन पानी रिसके आई तो वह खादा उनके तालाबे में वो पोखरे में है ना तो कुछ खादों में उन्हीं खुराकों दे में वो रही और मछली की चौकीदारी हुई और फसलों हुई है ना। और कहा है जब बीच पोखरा खेत में पोखर बनाए ले हैं तो समझ ली चारों तरफ पानी चलत है रिसत है तो जौन उनकर फसल उन लगाई है वो फसलों बहुत तगड़ी हुई है ना। और दूसर चीज का है कि पैसा न चाहिए अपने का तो पैसा हमें खेतियों से मिल रहा है और यहो से मिल रहा और सुरक्षा हो रहा है। तो किसान भाई इनका यह सलाह दे कि ऐसा करे और अपन आय बढ़ावे और अपन परिवार का हंसी खुशी चलाओ में। बहुत बढ़िया देखा भैया बड़ा सुंदर जानकारी दी है। अगर को हमारा आजकल के लड़का बेटियां हैं नौकरी चाकरी नहीं मिली तो थोड़ी निराश हो जाती है तो अगर थोड़ी जगह जमीन अपना के पास है तो ये मेरे से अपना यह काम अरे वो तो दूसर का रोजगार दे हैं जेके पास जमीन है तो यह मेरे के जब विधा का अपना है करी है जब तो वो दूसरन का है मजूरी में रखी है दूसरे का रोजगार दे ऐसा काम करे हम दूसरे के दे हमारे पास जमीन जागा है से पुण्य होगा। हाँ तो अपनों खाइए दूसरों का अच्छा एक बात और कहा बात पानी किया है तो अब बरसात तो पूरे 10 महीना तो हो ही ना। बरसात में 10 महीना न हो कहा है भाई ओके पानी की व्यवस्था कर लें। जौन हम यह कही रहे हैं कि बीच में पोखरा बनावे का तो जब वो पानी आई तो पोखरा में भरी तो उसे ज्यादा है भाई 3 फीट अपने का पानी चाहिए 3 फीट से ज्यादा भरा है तो वका अपन सिंचाई में उपयोग कर सकी थे हैं। और फिर जब हमारे पास पैसा हो जाई तो हम नलकूप करवाए ले बोर करा ले बोर नलकूप हो जाए तो उसे अपन पानी की लिफ्ट करत रही अपन सींचत रही है ना। और फिर यह खेल आने भाई कुछ कोशिश करे तो सरकारों तो कुछ मदद दे रही है बिल्कुल सरकार तो फायदा ले सरकार बड़ा मदद कर रही बहुत पैसा मिला थे। यह बहुत बढ़िया जानकारी देहन भैया पर होइगा देखा समय की सीमा हमारा पास है ठीक है तो मछली पालन के बारे में तो अपना बढ़िया बताएं। और यह तो बात रही अपना स्टूडियो में बहुत सुंदर जानकारी देहन मछली पालन के बारे में।
ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शहडोल के YouTube चैनल से भी सुन सकते हैं। YouTube पर सर्च करें AKASHVANISHAHDOL यानी आकाशवाणी शहडोल। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।